यूट्यूब चैनल में कंसेप्ट विथ शशि में। तो इसके पहले जो हमने इतिहास का सिलसिला शुरू किया था, तो सबसे पहले हमने इसके पहले वाले वीडियो में सिलेबस बताया था कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो उस अकॉर्डिंग में सबसे पहले सिलेबस में हमने पाषाण काल के बाद से हड़प्पा की बात कर लेते हैं। हड़प्पा के बाद से वैदिक काल था, जिसमें कि ऋग्वैदिक काल प्लस उत्तर वैदिक काल। उसके बाद से महाजनपद चले गए थे, महाजनपद के बाद से मौर्य काल, मौर्य के बाद से मौर्योत्तर, उसके बाद से गुप्त, उसके बाद से गुप्तोत्तर, और गुप्तोत्तर के बाद से कुछ राजपूत वंशों के बारे में पढ़ना है। ये हमारा सिलेबस हो गया था। इसके पहले वाले वीडियो में आप सिलेबस के रूप में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पाषाण काल को देखेंगे, और पाषाण काल से पहले जो इतिहास है, आखिर इतिहास का शुरू कैसे हुआ है और इतिहास को कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए उसको कितने भागों में बांटा गया है, वो यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो होता है वो होता है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल क्या है, अब वो देखते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल क्या है कि वो ऐसा समय या वो कालखंड जिसके अंतर्गत जो मानव लोग थे उनके पास ना ही तो कोई लिपि थी और ना ही वो किसी चीज़ को लिख सकते थे, मतलब लिखने वगैरह का ज्ञान उन्हें नहीं था, अर्थात वो लिखने की कला से परिचित नहीं थे या उनके पास कोई लिपि नहीं थी। तब उसको क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आद ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है कि जिसमें भले मनुष्य लिखना जान गया हो, लेकिन वो जो कुछ लिखा उसे हम पढ़ नहीं पाए। जैसे आप देख सकते हैं, अभी आपको एग्जांपल देकर के भी बताएंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं ऐतिहासिक काल में। तो ऐतिहासिक काल क्या है, यानी कि वह कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जिसमें प्राप्त जो भी स्रोत हैं, चाहे अभिलेख की बात कर लें या पुरातत्व संबंधी जो कुछ भी उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं हैं उनको देख लेते हैं। तो उन पे जो भी लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं उन्हें हम पढ़ पाए हैं और उनसे हम मतलब परिचित हैं। अब देखिए, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल दोनों आता है। एक चीज़ और यहाँ देखेंगे, ताम्रपाषाण काल का ही दूसरा नाम कैल्कोलिथिक युग है। यहाँ कैल्कोलिथिक युग, कहीं कहीं कैल्कोलिथिक को चैल्कोलिथिक भी दे देता है, तो इससे आपको ये होने की ज़रूरत नहीं है, लगभग दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए, तो पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल जो दोनों है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इस समय मनुष्य के पास कोई भी लिपि नहीं थी तथा वह लेखन कला से परिचित नहीं था। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं आद ऐतिहासिक। तो जो आद ऐतिहासिक है वो हड़प्पा और वैदिक काल आ जाता है। देखिए, चूंकि हड़प्पा के समय में लिखने की कला तो विकसित हो चुकी थी, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, उससे हम अनभिज्ञ हैं, इसलिए इसको आद ऐतिहासिक में रखते हैं। अगर वैदिक काल की बात कर लेते हैं तो वैदिक काल में बहुत से ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं, लेकिन बहुत से वो जो ग्रंथ थे वो कोई लिखित फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो सुन करके है। जैसे वंश दर वंश क्या होता था, पहले के लोग एक दूसरे को कहानी की तरह कह करके सुना देते थे, जिसमें मंत्र हो गया, स्तुति हो गया, और वो सुन करके ही अपने आगे आने वाले वंशज को भी दे देते थे। जिस तरह से वो सुन करके ही, अर्थात स्रोत करके ही वंश दर वंश चलते रहता था। तो वैदिक काल उसके बाद आकर के जो भी विद्वान हुए हैं उन विद्वानों ने उसको लिखने का काम किया है। तो आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत तो वो आ जाएगा। उसके बाद से ऐतिहासिक काल में देख सकते हैं महाजनपद काल, और महाजनपद काल से लेकर के अब तक का जो समय है वो ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। जैसे कि हमने सबसे पहले इतिहास के कालखंडों को देखा, जिसमें कि देख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद से आद ऐतिहासिक काल, उसके बाद से ऐतिहासिक काल, 3 खंडों में बांटा गया था, जिसमें कि लिपि या लिखने की कला को लेकर के विभाजन किया गया था। उसके बाद से जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है उसके संपूर्ण सिलेबस में सबसे पहला हमारा टॉपिक था पाषाण काल। तो इस टॉपिक में हम पाषाण काल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी कि मनुष्य, जो कि सबसे पहले तो मनुष्य ने हथियारों के रूप में पत्थरों का ही प्रयोग करना शुरू किया। तो मनुष्य जो है वो पाषाण काल से उसका अस्तित्व जो है, यूँ तो अस्तित्व पहले से था, लेकिन सभ्यता की ओर अग्रसर जो हुआ वो पाषाण काल ही उसकी पहली सीढ़ी है, वहाँ से हम देखते हैं। तो पाषाण काल का अगर सबसे पहले खोज की बात कर लेते हैं तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूट नामक भूवैज्ञानिक ने किया, जो कि मद्रास के निकट एक पोलोरम स्थान है, पोलोरम नामक जगह पे मद्रास के निकट रॉबर्ट ब्रूट नामक एक भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले पाषाणकालीन जगह का स्थल का खोज किया है।
उसके बाद से पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। यानी कि हम 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब देखिए जो पूरा पाषाण काल है अर्थात कि पाषाण काल में भी सबसे पहले वाला पूरा यानी कि पहले वाला, तो उसको कहते हैं मेलोजोइक। देखिए चीज़ों को कोरिलेट कीजिए, पूरा पाषाण का तो एक आपको याद करना होगा, उसका हो गया मोलोजोइक। लेकिन बात कर लेते हैं मध्य पाषाण का, तो उसका होता है मेसोजोइक। तो यहाँ से म से में आप थोड़ा सा कोरिलेट करिए, चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मध्य पाषाण काल क्या, तो मेसोजोइक युग। और ये नाम हम इसलिए याद करवाते हैं, कई बार क्वेश्चन जो बन जाते हैं वो पूरा पाषाण काल न कह करके मेलोजोइक दे देता है, उसके बाद से मध्य पाषाण काल न कह करके मेसोजोइक दे देता है, नव पाषाण काल न कह करके नियोजोइक दे देता है। तो ये चीज़ें जो है हमको यहीं पे देख लेना होगा। अब यहाँ देखते हैं नियोजोइक, नव पाषाण का क्या होगा, नियोजोइक। अब देखिए यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, 3 वर्गों में हमने तो बांट दिया। अब 3 वर्गों के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन आए हैं लोगों के रहन सहन में, लोगों के तौर तरीकों में, उसको यहाँ देखते जाएंगे। देखिए पूरा पाषाण काल को भी 3 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो हमें आवश्यकता चीज़ें हैं, एक चीज़ आपको और कह देना चाहेंगे। देखिए जितने तरह की किताबें पढ़ी, जितने इसके डीपली में जाने की कोशिश कीजिए, चीज़ें उतनी और बड़ी होती जा रही हैं। और शायद ये जो बड़ा होना है वो बहुत अनंत है, उसकी सीमा का हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारी परीक्षाओं में आए, जिससे हमारा काम चल सके, इसलिए हम ज़्यादा डीपली में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में आ जाते हैं। तो पूरा पाषाण काल में ही सबसे पहले ज्ञानी मानव का उत्पत्ति होता है, अर्थात ज्ञानी मानव अर्थात कह सकते हैं होमोसेपियंस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद से मनुष्य जो है वो रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करना शुरू कर देता है। देखिए एक आपको आगे चल कर के बुर्ज होम मिलेगा, जो कि गुफ कराल और बुर्ज होम जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहाँ से गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसका संबंध यहाँ से नहीं है, वो हड़प्पा में आएगा। ठीक है, सबसे पहले रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करना इसी समय से शुरू कर दिए थे। उसके साक्ष्य रूप में भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो मिलती है। और देखिए मनुष्य जो है वो पूरा पाषाण काल में ही चित्रकला करना सीख गया था, क्योंकि तभी तो जाके भीमबेटका की जो गुफा है उसमें चित्रकला का मतलब प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद से इसी समय में ही आग जलाना भी सीख लिए थे। क्योंकि देखिए क्वेश्चन अगर आता है कि मनुष्य ने आग जलाना किस काल में सीखा, तो ऑप्शन यही 3-4 रहते हैं। तो ये हमें मस्तिष्क में रखना होगा कि मनुष्य ने आग जलाना कब सीखा, तो वो देख सकते हैं सबसे पहले ही अर्थात पूरा पाषाण काल में ही उसने जलाना सीख लिया था। यहाँ एक चीज़ और थोड़ा सा इंक्लूड कर ले, भी याद है, पहिए की खोज। अभी जब आएंगे तो थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं आग जलाना कब सीखा था, तो देख सकते हैं पूरा पाषाण काल में ही सीख गया था। उसके बाद से पत्थरों का जो ब्लेड नुमा हथियार है, क्योंकि देखिए इसको जब 3 पार्ट में बांटेंगे ना, तो 3 पार्ट में पहले जो था ना वो पत्थरों के सिंपल हथियार थे। अगर दूसरे में आते हैं तो थोड़ा सा और नुकीला हथियार बनाए। उसके बाद से जो तीसरा स्टेप आता है उसमें उन्होंने धारीनुमा अर्थात जो उसका कॉर्नर होता है वो धारदार बनाना शुरू कर दिए। लेकिन आखिर वो तीनों भी जो है वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही आता है, इसलिए हम ज़्यादा डीपली में नहीं गए हैं। उसके बाद से आ जाते हैं पत्थरों के ब्लेडनुमा हथियार। ठीक नीचे आ जाते हैं। अब देखिए 2 घाटी है, बेलन घाटी और सोहन नदी घाटी परियोजना, या सोहन कह लीजिए। तो सोहन घाटी जो है, चूंकि सोहन नदी जो है पाकिस्तान की एक नदी है, तो उस नदी के किनारे जिस सभ्यता का विकास हुआ था उसे सोहन घाटी सभ्यता कहते हैं। और जो बेलन घाटी है वो वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है। ये तो हमारा जो पूरा पाषाण काल है वो कंप्लीट होता है। एक चीज़ आपको बता दें कि देखिए इन चीज़ों को आप ऐसे ही वीडियो चलाने के दौरान इन चीज़ों को अपने नोट्स में लिख लें, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि चीज़ों को कहाँ कहाँ से एकत्र किया गया है। और आप देख सकते हैं कितना शेड्यूल ढंग में अलग अलग जो कि पूरा पाषाण काल से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उस फैक्ट्स को हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। अगर कई बार पूछता है कि बेलन घाटी का संबंध किस काल से है, किस समय से है, तो उसका किससे है, तो पूरा पाषाण काल से है। ठीक उसी तरह से मध्य पाषाण काल की बात कर लेते हैं, मेसोजोइक युग की बात कर लेते हैं। तो मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य ने सबसे पहले पशुपालन शुरू किया। अब देखिए
जो मनुष्य है वो पशुपालन कब शुरू करता है? मध्य पाषाण काल में। और इसी समय कुत्ते, भेड़, बकरियों इत्यादि मवेशियों को पालना शुरू किया है। तो सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ता को पालना शुरू किया, उसके बाद से भेड़ और बकरियों को पालना शुरू किया, ठीक। उसके बाद से कुत्ता को पालतू बनाए, पशुपालन प्रारंभ किया। और पशुपालन का जो साक्ष्य है वो आदमगढ़ एवं बागौर से मिलता है। अब आदमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, बागौर जो है वो राजस्थान में है। तो खनन करने के पश्चात इन दो जगहों से प्रमाण मिले हैं जो कि उस समय के लोग जो थे वो पशुपालन करते थे। उसके बाद से मृतकों का अंतिम संस्कार करना भी कब शुरू किए? तो वो मध्य पाषाण काल में ही शुरू किए थे। उसके बाद से आभूषण निर्माण का कार्य भी इस समय तक शुरू हो गया था। तो ये रहे जैसे कि मनुष्य ने आभूषण निर्माण करना शुरू कब किया। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, आप देख सकते हैं फैक्ट को हमने कैसे यहाँ लिखा हुआ है। फिर अब तीसरा आ जाते हैं नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नवपाषाण काल को देख सकते हैं नियोजोइक युग। अब इस युग में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनको यहाँ देख सकते हैं फैक्चुअल वाइज कितना सुंदर से। सबसे पहले अगर आ जाए कृषि करना, तो कृषि करना जो है मनुष्य कब से? तो नवपाषाण काल से शुरू किया है। जबकि पशुपालन की बात कर लेते हैं तो मध्य पाषाण काल से शुरू किया है। गुफा में रहना कब शुरू किया है? तो गुफा में पूरा पाषाण काल से ही शुरू किया है। तो ये चीज़ें अपने मस्तिष्क में बैठाइए। उसके बाद से आ जाते हैं कृषि करना प्रारंभ किए। अब देखिए कृषि के साक्ष्य के रूप में ही अगर बात कर लेते हैं तो चिरांद जो छपरा है वहाँ चावल के दाने मिले हैं। तो कहाँ पे है? चिरांद नामक जगह जो है वो छपरा में है। तो कई बार सवाल पूछता है कि चिरांद जो है वो कौन सी सभ्यता है? तो वो क्या है? नवपाषाण कालीन सभ्यता है, नवपाषाण कालीन सभ्यता है। उसके बाद से कृषि का प्राचीनतम अगर प्रमाण की बात कर लेते हैं तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। उसके बाद से मेहरगढ़ से ही ऐसा प्राप्त हुआ है कि बकरी के साथ मनुष्य को दफनाया गया है। अर्थात उस समय के लोगों का ऐसा मानना था कि जो भी प्रिय वस्तुएं हैं यदि व्यक्ति को दे दिया जाए तो आगे जाने के बाद या ऊपर जो भी एक धारणा लोगों की है वहाँ भी उन चीज़ों का मनुष्य जो उपभोग कर सकेगा। इसलिए मनुष्य जो भी रहते थे वो उनके अच्छे और काफ़ी प्यारी वस्तु को उसके साथ ही दफना देते थे। तो बकरी को उस मतलब मानव के साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है, ठीक। उसके नीचे आ जाते हैं तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य सबसे, अगर देखिए यहाँ दो क्वेश्चंस बनते हैं। अगर दे दे भारत में कृषि का साक्ष्य, अगर भारत की बात कर लेते हैं तो वो मेहरगढ़ हो जाएगा। जबकि अगर पूरे बात कर लेते हैं कि कहीं का भी तो वो कहाँ से हो जाएगा? लहुरा देव हो जाएगा जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है। तो वर्तमान पाकिस्तान में जो है वो है। उसके बाद से एक और जगह है कोल्हेड़वा उत्तर प्रदेश, वहाँ पे सबसे पहले धान के भूसी का मिलने का प्रमाण है, कोल्हेड़वा उत्तर प्रदेश। उसके बाद से नवपाषाण काल में हम देख लेते हैं मनुष्य ने पहिए का खोज कब किया? तो वो हो जाएगा पहिए की खोज नवपाषाण काल में किया। अब देखिए अब कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहिया किसका सबसे पहले बनाया होगा? तो जो मनुष्य था वो पहिया सबसे पहले लकड़ी का बनाना शुरू किया, क्योंकि वो जो लकड़ी होता है उसको काटने के पश्चात जो भी उसके टुकड़े दो टुकड़े करते हैं तो एक पहिए के रूप में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से मनुष्य ने सबसे पहले लकड़ी का ही पहिया बनाया। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं गुफा में रहना कब? तो देख सकते हैं पूरा पाषाण काल में। उसके बाद से पशुपालन शुरू कब किया? तो वो देख सकते हैं मध्य पाषाण काल में। लेकिन कृषि कब करता है? कृषि कब करता है? तो वो नवपाषाण काल में। आग जलाना कब सीखता है? तो आग जलाना आप देख सकते हैं पूरा पाषाण काल में। यही दो चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं। मृतकों का अंतिम संस्कार कब करता है? तो मध्य पाषाण काल में। उसके बाद से पहिए का खोज कब करता है? तो वो नवपाषाण काल में। मिलेंगे इसी तरह किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।